नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्राइम केस की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। यह है मेरठ का वो चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस। हमारे पास देखिए इस केस से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की शुरुआती जांच के कुछ डिटेल्स हैं और जो घटनाक्रम हुआ उससे जुड़े कुछ अहम अंश भी हैं। मामला जुड़ा है सौरभ राजपूत नाम के एक व्यक्ति से। वो पहले मर्चेंट नेवी में अफसर थे, ऐसा बताया गया है, और हाल ही में लंदन से लौटे थे। अब आरोप यह है कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और पत्नी का जो कथित प्रेमी है साहिल शुक्ला, इन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। और ये घटना 4 मार्च 2025 की बताई जा रही है। जी हाँ, और जैसा कि मीडिया में काफी आया, हत्या के बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला था। आरोप यह है कि शव के टुकड़े किए गए, फिर उन्हें एक बड़े नीले ड्रम में छिपाया गया और फिर सबूत मिटाने की नियत से उस ड्रम को सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया गया। बाप रे! ये अपने आप में दिखाता है कि अपराध कितना क्रूर था और शायद पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। तो आज हम इन्हीं सब सोर्सेज के आधार पर जो भी जानकारी उपलब्ध है, इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था असल में, क्यों हुआ, जांच में क्या सामने आया है और ये केस इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आया। चलिए इस सनसनीखेज और दुखद घटना के अलग अलग पहलुओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले घटना के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर आते हैं। जैसा हमें पता चला है, सौरभ राजपूत उम्र करीब 35 साल मेरठ में अपने घर पर थे। 4 मार्च 2025 को उनकी हत्या हुई। और मुख्य आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, जिसे मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है। जी हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा भी, हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने का जो तरीका था वो इस केस का शायद सबसे भयावह पहलू है। मतलब शव को काटना, फिर ड्रम में डालना और फिर उस पर सीमेंट भर देना। ये सिर्फ क्रूरता नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए कितने ठंडे दिमाग से योजना बनाई होगी। देखिए, फोरेंसिक नजरिए से देखें तो ऐसे मामलों में सबूत पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह की कोशिश ये अपराध की गंभीरता और अपराधियों की मानसिकता को साफ दर्शाती है। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अपराध छुपाने के लिए एक और कोशिश भी हुई थी। अच्छा? सौरभ के परिवार को गुमराह करने के लिए उनके फोन का इस्तेमाल किया गया। ऐसा दावा है कि उनके फोन से परिवार वालों को मैसेज भेजे गए ताकि ऐसा लगे कि सौरभ जिंदा है और शायद कहीं बाहर है या किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो जांच को भटकाने और शायद थोड़ा समय हासिल करने की एक सोची समझी चाल लगती है। बिल्कुल। ये गुमराह करने वाली स्ट्रैटेजी अक्सर ऐसे मामलों में दिखती है जहां अपराधी पीड़ित के करीबी होते हैं। अब आते हैं मकसद पर, जो किसी भी जांच की रीढ़ होता है कि आखिर क्यों हुआ ये सब। तो जो जानकारी है और पुलिस जांच के आधार पर जैसा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, 2 मुख्य वजह सामने आ रही है। क्या है वो? पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच का कथित प्रेम संबंध। अक्सर ऐसे जो त्रिकोणीय रिश्ते होते हैं वो अपराध की वजह बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा मकसद, दूसरा पहलू है आर्थिक, पैसों का एंगल। सौरभ के परिवार ने मीडिया में खुलकर मुस्कान पर पैसों के गलत इस्तेमाल और फिजूल खर्ची के आरोप लगाए हैं। अच्छा। कहा गया है कि सौरभ क्योंकि बाहर काम करते थे, मर्चेंट नेवी में थे, तो कमाई अच्छी थी और उनके पैसों को लेकर भी शायद पति पत्नी में तनाव था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी इशारा किया गया कि शायद मुस्कान पर साहिल का भी कोई आर्थिक दबाव था या फिर वो मिलकर सौरभ की संपत्ति पर नजर रखे हुए थे। हालांकि ये अभी आरोप हैं और जांच का विषय है, ये साफ होना चाहिए। ये काफी दिलचस्प है कि कैसे ये 2 क्लासिक मोटिव, प्यार और पैसा, इस कहानी में एक साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है शुरू में एक और एंगल भी बहुत चर्चा में था। वो काला जादू या तंत्र मंत्र वाला। बिल्कुल। कुछ शुरू की मीडिया रिपोर्ट्स में घटनास्थल पर अजीब से स्केच या निशान मिलने की खबरें थी, हालांकि वो पुष्ट नहीं थी। और यहाँ तक कि ऐसी बातें भी उड़ी कि साहिल ने शायद शव के हिस्सों के साथ कोई तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश की थी। इस एंगल ने मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय और सनसनीखेज बना दिया था उस वक्त। हाँ, वो शुरुआती दौर था जब जानकारी बहुत कम थी और अटकलें बहुत लगाई जा रही थी। अक्सर ऐसे भयानक अपराधों में लोग एक लॉजिकल वजह से परे कारण ढूंढने लगते हैं। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है, और ये हमारे पास जो जानकारी है उसमें भी साफ लिखा है कि बाद में मेरठ पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयानों के जरिए ये साफ कर दिया था कि उनकी जांच में हत्या का मकसद काला जादू या तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो पुलिस ने उस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। उनका पूरा फोकस प्रेम प्रसंग और आर्थिक पहलू पर ही रहा। ये जानना जरूरी है। और देखिए, जांच कितनी गंभीरता और तेजी से आगे बढ़ी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि घटना हुई मार्च में और मई 2025 में, यानी करीब 2 महीने बाद ही मेरठ पुलिस ने मुस्कान और साहिल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। और वो कोई छोटी मोटी चार्जशीट नहीं थी, 1000 पन्नों से भी ज्यादा की एक डिटेल्ड चार्जशीट थी। बिल्कुल, 1000 पन्नों की चार्जशीट। ये सिर्फ पन्नों की संख्या नहीं है, ये दिखाती है कि पुलिस ने इस मामले में कितने एंगल से जांच की है, कितने तरह के सबूत इकट्ठे किए हैं। इसमें आमतौर पर गवाहों के बयान होते हैं, कॉल डिटेल्स होते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं जैसे डीएनए, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, परिस्थितिजन्य सबूत होते हैं और आरोपियों के बयान अगर कोई हो तो। इतनी बड़ी चार्जशीट ये इशारा करती है कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत, जिसे कहते हैं प्राइमा फेसी केस, वो है जिसे वे अदालत में साबित करना चाहेंगे। अब जरा इस कहानी के पीछे के जो पारिवारिक और समय के संदर्भ है उनको देखते हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी कब हुई थी? उनके रिश्ते कैसे थे? इस बारे में क्या पता चलता है? जानकारी के अनुसार इनकी शादी करीब 2016 में हुई थी, यानी घटना के समय उनकी शादी को लगभग 8-9 साल हो चुके थे। अच्छा, खासा समय। हाँ, उनकी एक बेटी भी है जो इस पूरी त्रासदी का सबसे मासूम और दुखद पहलू है। जाहिर है। हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में खासकर परिवार के लोगों या पड़ोसियों के हवाले से ये बात सामने आई है कि उनके वैवाहिक जीवन में पहले से ही तनाव चल रहा था, अनबन थी। सौरभ का लंबे समय तक घर से बाहर रहना क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में थे, और फिर लौटने पर रिश्तों में शायद कुछ दूरी आ गई हो या बदलाव आए हो, ये भी शायद इस तनाव का एक कारण रहा हो। और 4 मार्च को जब ये घटना हुई, उस दिन या उसके आसपास क्या हुआ? क्या आरोपी फौरन पकड़े गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च को हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल कथित तौर पर घर से चले गए थे। अच्छा। कहाँ? कुछ शुरू की रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा था कि वो कहीं बाहर शायद पहाड़ों की तरफ घूमने निकल गए थे। अरे, ये भी हो सकता है कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो, मतलब क्राइम सीन से दूर रहकर अपने लिए एक एलिबी बनाना। हाँ, ताकि शक न जाए। बिल्कुल। और साथ ही शायद शव को ठिकाने लगाने की जो प्रक्रिया थी उसे बाद में अंजाम देना,
जैसा हमने पहले कहा, इसी दौरान शायद सौरभ के फोन से मैसेज भेजकर परिवार को गुमराह करने की कोशिश भी चल रही थी। तो फिर ये मामला सामने कैसे आया? मतलब पर्दाफाश कैसे हुआ इसका? ये मामला तब खुला जब सौरभ के परिवार वालों को लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो शक गहराने लगा। शायद जो मैसेज भेजे गए उनमें कुछ गड़बड़ लगी हो, या परिवार को मुस्कान के बर्ताव में कुछ अजीब लगा हो। पड़ोसियों को भी शायद कुछ शक हुआ हो। जब कई दिनों तक सौरभ का कुछ पता नहीं चला और शक बढ़ता गया, तब परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात कुछ रिपोर्ट्स में आई है कि शायद मुस्कान के अपने पिता ने भी सच को सामने लाने में भूमिका निभाई। हो सकता है उन्होंने अपनी बेटी पर दबाव डाला हो या पुलिस को कुछ जानकारी दी हो। ये जो पारिवारिक समीकरण होते हैं ना, ऐसे मामलों में अक्सर बहुत अहम मोड़ ले लेते हैं। हाँ, ये तो है। और अब इस केस की करंट सिचुएशन क्या है? कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जैसा कि बताया, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जो लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और सह आरोपी साहिल शुक्ला दोनों न्यायिक हिरासत में हैं, मतलब जेल में। ठीक है। मामला अब अदालत में है, ट्रायल चलेगा। चार्जशीट दाखिल होना एक अहम पड़ाव होता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी चल सकती है। हाँ, और चार्जशीट के बाद भी क्या जांच जारी रहती है? मतलब पुलिस का काम खत्म हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्जशीट दाखिल होने का यह मतलब नहीं कि जांच पूरी तरह रुक गई है। पुलिस सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अगर कोई नए तथ्य या सबूत सामने आते हैं। अच्छा। और फिर अदालत में ट्रायल के दौरान भी कई नई परतें खुल सकती हैं। गवाहों से जरा होती है, सबूतों की बारीकी से जांच होती है। तो कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम फैसले में समय लग सकता है। इसी बीच एक और खबर ने भी काफी ध्यान खींचा था। रिपोर्ट्स थी कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए लॉ की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। ताकि वो अपना केस खुद लड़ सके। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो है, निश्चित रूप से असामान्य है और ध्यान खींचता है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है ये कानूनी सिस्टम को समझने की कोशिश हो, अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश हो, या शायद ये बाहरी दुनिया को एक मैसेज देने का तरीका हो। कारण जो भी हो, ये इस केस में एक और नाटकीय मोड़ जरूर जुड़ता है। हाँ, ये अहम सवाल है। इसके कई कारण हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहला और सबसे साफ कारण तो अपराध की प्रकृति ही है, उसकी विभत्सता। शव के टुकड़े करना, उसे सीमेंट में चुनवा देना, ये क्रूरता का ऐसा स्तर है जो आम इंसान की कल्पना से परे है। हाँ, वो तो है। और ये गहरा सदमा पहुंचाता है। ऐसी खबरें लोगों को झकझोर देती हैं और उनमें स्वाभाविक रूप से जानने की इच्छा पैदा करती हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों। सही कहा। लेकिन क्या सिर्फ क्रूरता ही वजह थी या और भी कुछ था? नहीं, सिर्फ क्रूरता नहीं। इस कहानी में कई और तत्व भी थे जिन्होंने इसे हाई प्रोफाइल बना दिया। एक विश्वासघात का एंगल, मतलब पत्नी द्वारा पति की हत्या, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर। ये सामाजिक मान्यताओं और भरोसे की जड़ें हिलाता है। हाँ। दूसरा, वो कथित प्रेम प्रसंग और उससे जुड़ी नैतिकता की बहस। तीसरा, आर्थिक पहलू, पैसों का लालच या विवाद। चौथा, जैसा हमने बात की शुरू में, वो काले जादू वाली अफवाहें जिसने रहस्य और सनसनी को और बढ़ा दिया। और पांचवा, पीड़ित का बैकग्राउंड, पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर, लंदन से लौटा, और आरोपियों की कहानी। ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें ड्रामा है, रहस्य है, सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन है, जो मीडिया और जनता का ध्यान खींचने के लिए काफी है। ये विश्लेषण काफी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग चीजें मिलकर एक केस को इतना बड़ा बना देती हैं। बिल्कुल। और अगर हम सनसनी से परे जाकर देखें तो ये मामला हमें कुछ गंभीर सामाजिक मुद्दों पर सोचने को भी मजबूर करता है। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने जटिल और कितने नाजुक हो सकते हैं। हाँ। ये सवाल उठाता है कि वैवाहिक कला या रिश्तों में बढ़ता तनाव किस हद तक जा सकता है। हाँ। क्या ऐसे कोई संकेत होते हैं जिन्हें समय रहते पहचाना जा सकता था? ये घरेलू हिंसा के सबसे चरम और भयानक रूप को भी सामने लाता है। सही बात है। अब आगे इस मामले में क्या देखना महत्वपूर्ण होगा? कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आगे मिले या जिन पर हमारी नजर रहनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण तो जाहिर है अदालत का फैसला ही होगा। प्रोसिक्यूशन किन धाराओं के तहत, जैसे IPC 302 हत्या के लिए, 120B आपराधिक साजिश, 201 सबूत मिटाना, आरोपों को साबित कर पाता है। हाँ। और अदालत क्या सजा सुनाती है, ये देखना सबसे अहम होगा। इसके अलावा फोरेंसिक सबूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या DNA मैच हुए? हत्या में इस्तेमाल हथियार, अगर कोई था, वो बरामद हुआ? शव को काटने और ठिकाने लगाने की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, इसके पुख्ता सबूत क्या है अदालत के सामने? और वो पैसों वाला एंगल? हाँ, वो आर्थिक लेनदेन वाला पहलू भी अहम है। क्या जांच में पैसों के ट्रांसफर, प्रॉपर्टी विवाद या किसी कर्ज से जुड़े ठोस सबूत मिले हैं जो मकसद को और पुख्ता करते हों? या दोनों की बराबर की भूमिका थी? क्या किसी नशे की लत या मानसिक अस्थिरता का भी कोई एंगल है, जैसा कुछ शुरू की अपुष्ट रिपोर्ट्स में इशारा किया गया था? हाँ, ये सब सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब शायद ट्रायल के दौरान और साफ होंगे। और आखिर में उस मासूम बच्ची का भविष्य क्या होगा, ये भी एक मानवीय चिंता का विषय तो है ही। तो ये थी मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस की अब तक की कहानी, जैसा कि हमारे पास उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और जांच के शुरुआती ब्यूरो से सामने आती है। एक ऐसी घटना जो विश्वासघात, कथित लालच और अकल्पनीय क्रूरता का एक बहुत ही भयावह चित्र पेश करती है और जिसने समाज में कई असहज करने वाले सवाल भी खड़े किए हैं। निश्चित रूप से ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानी रिश्तों की परतें कितनी गहरी और कभी-कभी कितनी अंधकार में हो सकती हैं। पर्दे के पीछे की सच्चाई कभी-कभी हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे रिश्तों में पनपने वाली ऐसी नकारात्मकता और हिंसा को इस चरम पर पहुंचने से रोका जा सके। यह एक जटिल सवाल है जिसका उत्तर शायद किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं है, बल्कि पूरे समाज को मिलकर खोजना होगा।